Good morning, students. Welcome to the online classes. Today we discuss about class 10th subject science chapter number 8 carbon and its compound lecture number 4. हमने अपने जो पिछले लेक्चर में लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो था नॉमेनक्लेचर एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन का। और हमने वो प्रॉपर एक तरीका देखा था जिसमें हमने एल्केन का, एल्कीन का और एल्काइन का नाम कैसे IUPAC बेसिस पे लिखा जाता है वह हमने डिस्कस किया था। तो उससे आगे आज जो हम अपना टॉपिक लेके जा रहे हैं वो टॉपिक है पॉलीमर। What is the definition of polymer? When a number of simple molecules unite with each other and form a long chain molecules with high molecular weight are known as polymer। कि जब सिंपल मॉलिक्यूल्स एक या एक से ज़्यादा एक दूसरे से जुड़ जाए और एक लंबी चेन वाला मॉलिक्यूल बनाए जिसका मॉलिक्यूलर मास भी ज़्यादा हो, उसको हम पॉलीमर कहते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज़ नोन एज पॉलीमराइजेशन। और यह जो प्रोसेस है इसको पॉलीमराइजेशन कहते हैं। और इस पॉलीमर को बनाने में जो सिंपल मॉलिक्यूल का यूज़ किया जाता है उन्हें मोनोमर के नाम से जानते हैं। पॉलीमर का हम अगर क्लासिफिकेशन करके देखें तो वह हमारे सामने कुछ इस तरीके से आते हैं कि पॉलीमर को सबसे पहले हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, नेचुरल पॉलीमर्स एंड सिंथेटिक पॉलीमर्स। नेचुरल पॉलीमर्स में रबर, स्टार्च एंड सेल्यूलोज आते हैं, जबकि सिंथेटिक को हम वापस 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, सिंथेटिक रबर, आर्टिफिशियल फाइबर्स एंड प्लास्टिक। सिंथेटिक रबर क्या होते हैं उसके 2 टाइप्स हमारे पास अवेलेबल हैं। एक तो ब्यूना एस एंड सेकंड ब्यूना एन। इनके बारे में इनका नाम ब्यूना क्यों पड़ा, क्या है, हम आगे थोड़ा डिस्कस करेंगे इसको। आर्टिफिशियल फाइबर्स की बात करें तो आपके सिलेबस में नायलॉन 66, टेरिलीन एंड रेयॉन्स हैं। और प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक में पॉलीथीन, PVC यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड, PAN यानी कि पॉली एक्रिलोनाइट्राइल या इसी को ऑर्लोन भी कहते हैं, एंड पॉलीस्टीरीन इसके अंदर आते हैं। एक एक करके हम इनको डिस्कस करते हैं कि क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल रबर की, कि हमको नेचुरल रबर जो है वह प्लांट से मिलता है, जो लिक्विड फॉर्म में मिलता है, इसको हम लेटेक्स कहते हैं। और केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो जो नेचुरल रबर है वो एक टाइप का आइसोप्रीन का पॉलीमर है। आइसोप्रीन एक केमिकल स्ट्रक्चर है जिसका फॉर्मूला हम इस तरीके से देखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 एंड थर्ड कार्बन कंटेंट इन मिथाइल ग्रुप। तो हम बात करते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है वह आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर है। और इसमें क्या होता है कि बहुत सारे आइसोप्रीन आपस में जुड़कर पॉली आइसोप्रीन बना देते हैं, उसी को हम नेचुरल रबर कहते हैं। ये बनता कैसे है कि इसका जो सबसे लास्ट वाला डबल बॉन्ड है वह टूट जाता है थर्ड कार्बन से और आ जाता है सेकंड कार्बन पर। वापस 1 मिनट बात करते हैं। फर्स्ट एंड थर्ड डबल बॉन्ड जो है आइसोप्रीन के वह टूट जाते हैं और टूटने के बाद बीच में आ जाता है तो वह स्ट्रक्चर बन जाता है पॉली आइसोप्रीन। और ये जो स्ट्रक्चर है वही नेचुरल रबर है। हम बात करें कि हमको नेचर में जो लेटेक्स मिलता है वह लिक्विड फॉर्म में मिलता है, तो उसको सॉलिड बनाने के लिए उसमें एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH मिलाया जाता है। रबर जो है जो हमको नेचुरल कंडीशन में मिलता है वह बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है और लो टेंसाइल स्ट्रेंथ का होता है, मतलब उसमें खींचने की जो कैपेसिटी है वह बहुत कम होती है।
इसको इम्प्रूव करने के लिए, यानी कि टेंसाइल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए और इलास्टिसिटी, खींचने की शक्ति को इम्प्रूव करने के लिए इसको हीट किया जाता है विथ सल्फर, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज वल्केनाइजेशन। याद रखना, एक छोटा 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज वल्केनाइजेशन। तो आपको बताना पड़ेगा कि नेचुरल रबर में खींचने की कैपेसिटी कम होती है, तो उसको बढ़ाने के लिए सल्फर के साथ उसको हीट किया जाता है, इसी को वल्केनाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वह है सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर क्या है कि हमने लेबोरेटरी में देखा कि 2,3-डाई मिथाइल एंड 1,3-ब्यूटाडाइईन को आपस में सोडियम की प्रेजेंस में मिक्स कर देते हैं तो एक रबर के जैसा प्रोडक्ट हमको मिलता है, उसको उन्होंने नाम दिया था ब्यूना। और आर्टिफिशियल या सिंथेटिक रबर जो है वह 2 टाइप्स का होता है, ब्यूना एस एंड ब्यूना एन। एस क्यों है? क्योंकि ब्यूटाडाइईन, ये जो हमको रबर लाइक प्रोडक्ट मिला, उसमें स्टाइरीन को मिक्स करने से ब्यूना एस टाइप का रबर मिलता है, जबकि ब्यूटाडाइईन में एक्रिलोनाइट्राइल का यूज़ करने से हमको ब्यूना एन टाइप का रबर मिलता है। और इनका यूजेस कहाँ होता है? मेकिंग ऑयल कंटेनर को बनाने में, फ्यूल टैंक्स को बनाने में, एंड टायर ट्यूब्स बनाने में इस टाइप के रबर का यूज़ होता है। ये थे हमारे नेचुरल रबर एंड सिंथेटिक रबर। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल फाइबर की, जिसमें फर्स्ट नाइलॉन 66। नाइलॉन 66 की बात करें तो एडिपिक एसिड जो 6 कार्बन वाला है, उसकी रिएक्शन हेक्सामिथाइल डाईएमीन से कराते हैं तो हमको नाइलॉन 66 मिलता है। एडिपिक एसिड का फॉर्मूला आपको ऐसा दिखाई देगा, जिसमें CH2 और उसके दोनों तरफ 2 कार्बन्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। टोटल इसमें 6 कार्बन प्रेजेंट होंगे, जबकि 6 कार्बन वाला स्ट्रक्चर हेक्सामिथाइल डाईएमीन भी है, क्योंकि इसमें पीछे की तरफ 2 एमाइन ग्रुप्स ऐड है। इन दोनों की जब रिएक्शन कराते हैं तो इसमें से वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। यहाँ पे आपको ये जो गोले बने हुए दिखाई दे रहे हैं, OH ग्रुप यहाँ से, NH जो है वो NH2 जो है उसमें से 1 हाइड्रोजन, OH और H मिलके H2O वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है। इसी तरीके से ये वाला OH और यहाँ पे H एक और वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है, और ये 2 वाटर मॉलिक्यूल इसमें से रिमूव होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसी को नाइलॉन 66 कहते हैं। आपको ये फॉर्मूला कंप्लीट ऐसा का ऐसा लिख देना है, बस क्या करना है कि OH और एक H इसमें से कम कर देना है। तो नाइलॉन 66 का केमिकल फॉर्मूला हमको क्या मिलता है? C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डैश CH2 होल 4, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड वापस इसको देखें तो सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और उसके बाद ये वाला स्ट्रक्चर हमको जोड़ देना है, जिसमें से NH2 जो है उसमें से केवल NH ही लिखना है, क्योंकि 1 हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिमूव हो गई। तो NH CH2 होल 6 एंड NH, ये जो स्ट्रक्चर बना वो नाइलॉन 66 का है। इसका यूज़ कहाँ होता है? मेकिंग गियर्स, टायर्स, क्लोथ्स, रोप्स एंड ब्रशेस, ये बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। सेकेंड फाइबर आता है टेरिलीन, जिसको डेकागॉन के नाम से भी जानते हैं, और इसमें इसका यूज़ कहाँ होता है डेकागॉन का? मेकिंग बेल्ट, मैग्नेटिक टैप एंड सेल ऑफ बोट, की नाव की जो पतवार होती है जिससे वह पानी को पीछे की तरफ खिसकाते हैं, वह बनाने में, मैग्नेटिक टैप बनाने में और बेल्ट बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें भी आपको टेलिप्थेलिक एसिड एंड इथाइलिन ग्लाइकोल को मिक्स कर दें तो हमको टेरिलीन मिलता है। और इसमें भी क्या है? वाटर का 2 मॉलिक्यूल्स रिमूव होते हैं, जैसे कि हमने रेयॉन में देखे थे। केमिकल फॉर्मूला आपको उसमें और उसमें सेम, थोड़ा सा अंतर है,
वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि उसमें यहाँ पे CH2 6 था, जिसमें यहाँ पे बेंजीन जोड़ दिया गया। बाकी स्ट्रक्चर वो के वो था, तो ये बन गया टेरिप्थैलिक एसिड। और हमारे सामने जो इथाइलिन ग्लाइकोल है, उसमें क्या है, इथाइलिन नाम से क्लियर होगा, 2 कार्बन होंगे और 2 कार्बन वाला स्ट्रक्चर दोनों तरफ OH को हमने ऐड कर दिया। तो इन स्ट्रक्चर में से हमको H2O निकालना है। तो H2O कहाँ से, OH एंड H, एक H2O यहाँ से कम हो गया और OH एंड H, एक H2O यहाँ से कम हो गया, और इसको कंबाइन ऐसा का ऐसा नीचे नोट कर देते हैं, तो ये बन जाता है टेरिलीन। देखो ये और ये पूरा ऐसा का ऐसा लिखा गया है, बस इसमें से OH एंड H हटा दिया क्योंकि वह H2O की फॉर्म में रिमूव हो गए। थर्ड जो हमारा फाइबर है वह है रेयॉन। रेयॉन कैसे हमको मिलता है, तो हम जगह इसको देखें कि पेपर है जो है उसमें सेल्यूलोज होता है। तो सबसे पहले उस पेपर को NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से वॉश किया जाता है, और वॉश करने के बाद उसको कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्व किया जाता है। CS2 कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्व जब कर देते हैं हम इसको, तो हमको जो लिक्विड मिलता है उस लिक्विड को बहुत ही छोटे छोटे स्मॉल होल से, छोटे छोटे छेदों से गुजारा जाता है, जिससे वह जैसे ही छोटे छोटे स्मॉल होल्स से गुजरता है और निकलने के बाद उन स्मॉल होल से जैसे ही बाहर निकलता है, उसको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में मिक्स कर देते हैं, तो वह हार्ड होके एक धागे के जैसा स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, जिसको रेयॉन कहते हैं। वापस एक मिनट, रेयॉन कैसे हमको मिला कि पेपर सेलुलोज जो है उसको पहले NaOH में धोया, फिर कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्व किया, फिर उसको छोटे छोटे छेदों में से गुजारा, और जैसे ही उसमें से निकलने के बाद उसको सल्फ्यूरिक एसिड में मिक्स कर दिया, जिससे हमको धागे मिल गए जो रेयॉन के धागे थे। और इनका यूज़ कहाँ होता है, मेकिंग क्लोथ्स, कपड़े बनाने में, थ्रेड धागे बनाने में, एंड कारपेट्स बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। तो ये हो गए आर्टिफिशियल फाइबर्स। अब हम बात करते हैं प्लास्टिक की, कि प्लास्टिक क्या है। प्लास्टिक में सबसे पहला आता है पॉलीथीन। पॉलीथीन क्या है कि एथीन का पॉलीमर है, तो एथीन का फॉर्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है। इसके बीच का डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाए, टूट जाए, तो जो स्ट्रक्चर बनता है वह पॉलीथीन बनता है, और यह टूटने के बाद सिंगल बॉन्ड हो गया, और दोनों तरफ जो यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं था वह एक पॉलीमर बन गया, तो यहाँ पे पास में 2 सिंगल बॉन्ड और आ गए जो नेक्स्ट ऐसे के ऐसे स्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं, तो वो बन गया पॉलीथीन। पॉलीथीन का यूज़ कहाँ होता है, कैरी बैग्स बनाने में, पाइप्स बनाने में, एंड ट्यूब्स बनाने में। सेकंड आता है PVC यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो विनाइल क्लोराइड का ही कह सकते हैं कि पॉलीमर है पॉलीविनाइल क्लोराइड, और विनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला है एथीन के पास में एक क्लोरीन मॉलिक्यूल ऐड कर दें, तो वह वह विनाइल क्लोराइड बन जाता है कि CH2 डबल बॉन्ड CHCl, और इसका भी डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ तो वह PVC बन गया। इसका यूजेस कहाँ होता है, पाइप बनाने में, शूज़ बनाने में, सैंडल बनाने में, बैग्स बनाने में, और रेन कोट बनाने में PVC का यूज़ किया जाता है। थर्ड आता है प्लास्टिक का पेन यानी कि पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। तो एक्रिलोनाइट्राइल का फॉर्मूला आपको वैसा का वैसा एथीन के जैसा दिखाई देगा, लेकिन नीचे की तरफ साइनाइड जुड़ा हुआ आपको दिखाई देगा, CN। इसमें भी क्या हुआ कि एक्रिलोनाइट्राइल जो था उसका डबल बॉन्ड टूट गया और उसने पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल यानी कि पेन बना दिया। PAN यानी पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल जो है उसका यूज़ होता है स्वेटर बनाने में एंड पिलो बनाने में। एंड फोर्थ जो प्लास्टिक है वह है पॉलीस्टीरीन। पॉलीस्टीरीन की स्ट्रक्चर देखें तो आपको देखना पड़ेगा स्टीयरीन का पॉलीमर पॉलीस्टीयरीन है, और स्टीयरीन का फॉर्मूला क्या है, वो एथीन, बट उसके नीचे आपको C6H5 ऐड कर देना है,
तो वह स्टीयरीन का फॉर्मूला है, और इसमें भी डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ तो आपको पॉलीस्टीयरीन मिल गया। पॉलीस्टीरीन का यूज़ कहाँ होता है? मेकिंग टी कप्स, चाय के कप बनाने में, बॉटल कप, बॉटल का कैप बनाने में, पैकिंग मटेरियल एंड वॉल टाइल्स बनाने में पॉलीस्टीयरीन का यूज़ किया जाता है। अब हम इससे नेक्स्ट टॉपिक का डिस्कस करें तो हमारे सामने जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वह है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कि कार्बन के एलोट्रॉप्स क्या होते हैं। जरा डिस्कस करें इसके बारे में कि टू और मोर देन टू फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट विच आर डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टीज आर नोन एज एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कि दो या दो से ज़्यादा कार्बन की फॉर्म्स जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हो लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम हो, उन्हें हम एलोट्रॉप्स कहते हैं। और कार्बन के एलोट्रॉप्स की बात करें तो कार्बन के एलोट्रॉप्स आपको एक तो सॉलिड सरफेस में यानी कि क्रिस्टलाइन, और एक नॉन सॉलिड सरफेस यानी कि नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में दिखाई देते हैं। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो है उसमें डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलेरीन आता है, जबकि नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो है उसमें कोयल यानी कि कोयला, कोक यानी कि कोयले को गर्म करने पे जो लिक्विड मिलता है वह, वुड चारकोल, एनिमल चारकोल, लैंप ब्लैक यानी कि काजल एंड गैस कार्बन इसमें आपको मिलते हैं। तो ये थे नॉन क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स एंड ये थे क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? वापस कार्बन की ऐसी फॉर्म जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग हो और केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो, उसको कहते हैं एलोट्रॉप्स। हमारे जो 10th क्लास का सिलेबस है उसमें ओनली फॉर क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स के बारे में ही डिस्कस किया गया है, तो हम क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स के बारे में अभी डिस्कस करते हैं। डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलेरीन, इन तीनों को हम कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर में देखें तो हमारे सामने यह आता है। पहले हम डायमंड और ग्रेफाइट का कंपैरिजन करते हैं। तो डायमंड की बात करें तो डायमंड में हर एक कार्बन दूसरे 4 कार्बन के साथ अटैच होता है। याद रखना है एक इम्पोर्टेंट चीज़ कि डायमंड में ईच कार्बन एटम बॉन्डेड विथ 4 अदर कार्बन एटम, जबकि ग्रेफाइट की बात करें तो ईच कार्बन एटम बॉन्डेड विथ अदर 3 कार्बन एटम, कि इसमें हर कार्बन अलग 3 कार्बन एटम से जुड़ा होता है। डायमंड और ग्रेफाइट की पहले कंपैरिजन करते हैं, बाद में फुलेरीन को देखेंगे। तो डायमंड की बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है 3 डायमेंशनल टेट्राहेड्रल टाइप की इसमें जियोमेट्री मिलती है, जबकि ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें हेक्सोगोनल रिंग लाइक स्ट्रक्चर हमको दिखाई देता है। अगर हम नेचर में बात करें तो डायमंड सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, जबकि ग्रेफाइट जो है वह शीट स्लाइड ओवर वन एंड अनदर, जिसके कारण यह सॉफ्ट एंड स्मूथ हो जाता है। यहाँ पे ये वर्ड क्या आया कि ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट हेक्सागोनल रिंग लाइक स्ट्रक्चर होने के कारण ग्रेफाइट की शीट एक दूसरे के ऊपर फिसल जाती है, और फिसलने के कारण यह बहुत ही सॉफ्ट एंड स्मूथ स्ट्रक्चर है। डायमंड की बात करें तो यह नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता, जबकि ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। बॉन्ड एंगल, बॉन्ड डिस्टेंस की बात करें तो डायमंड में बॉन्ड डिस्टेंस होता है 1.54 एंगस्ट्रॉन, और इसमें भी ग्रेफाइट में भी 1.54 एंगस्ट्रॉन बॉन्ड डिस्टेंस होता है। अगर हम यूजेस की बात करें कि डायमंड के यूजेस कहाँ होते हैं, कि ग्लास, रॉक एंड स्टोन कटर, के ग्लास को काटने में, रॉक को काटने में, स्टोन को काटने में यूज़ किया जाता है, क्योंकि हमारे नेचर का सबसे हार्ड सब्सटेंस डायमंड है। मेकिंग जेम्स एंड ज्वेलरी, ज्वेलरी बनाने में यूज़ होता है। एंड मेकिंग फोनोग्राम्स, साउंड रिकॉर्डिंग डिवाइस, आपने पहले के टाइम में देखा होगा कि कोई ऐसी चूड़ी के जैसी रिंग घूमती थी जिसके ऊपर एक निडल थी जिससे आवाज़ आती थी, सॉन्ग्स सुने जाते थे, वह कहलाता है फोनोग्राम।
और उस फोनोग्राम की निडल बनाने में यूज़ होता है डायमंड का। जबकि ग्रेफाइट का यूज़ देखें तो ग्रेफाइट में का यूज़ सबसे पहले तो होता है पेंसिल बनाने में, और यह एक टाइप का ड्राई ल्यूब्रिकेंट भी है और इलेक्ट्रोड्स बनाने में यूज़ किया जाता है। आयरन के ऑब्जेक्ट्स को पॉलिश करने में इसका यूज़ किया जाता है, और ये एक टाइप का मॉडरेटर के तौर पे भी न्यूक्लियर एटॉमिक रिएक्शन में यूज़ होता है कि न्यूक्लियर एटॉमिक रिएक्शन को धीमा करना है, कम करना है, वहाँ पर हम यह ग्रेफाइट का यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फुलरीन की। तो फुलरीन के बारे में हमको थोड़ा अलग चीज़ देखनी पड़ेगी। इसमें तो कहा था डायमंड में हर कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा होता है, ग्रेफाइट में ईच कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होता है, और इसमें C60 एंड C70 स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। सबसे पहले फुलरीन की बात करें तो बकमिंस्टर फुलर एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी और उनके नाम पर ही इसका नाम फुलरीन रखा गया। यह फुटबॉल के जैसा स्ट्रक्चर है जिसमें 32 फेसेस होते हैं, जिसमें 20 फेसेस तो हेक्सागोनल होते हैं जिसमें आपको 6 पॉइंट दिखाई दे गए हैं, जबकि 12 पेंटागोनल स्ट्रक्चर इसमें मौजूद होते हैं। यह भी एक टाइप का सॉफ्ट एंड स्मूथ स्ट्रक्चर है और इलेक्ट्रिसिटी के लिए नॉन कंडक्टर यह है। बॉन्ड डिस्टेंस की बात करें कि एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड के बीच का डिस्टेंस 1.40 एंगस्ट्रॉन है, और ये जो फुलरीन है इसका यूज़ कहाँ होता है? प्योरीफिकेशन ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस का प्योरीफिकेशन में, मॉलिक्यूलर बियरिंग में, एंड सुपर कंडक्टर एट हाई टेम्परेचर के नॉर्मल टेम्परेचर पे यह नॉन कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, लेकिन हाई टेम्परेचर होने पे बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से जाने देता है और यह सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC, जिसको हम फ्रीऑन के नाम से भी जानते हैं। कंपाउंड इन विच कार्बन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन इज नोन एज क्लोरोफ्लोरोकार्बन और फ्रीऑन, कि ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन, फ्लोरीन और क्लोरीन हो वह CFC कहलाते हैं। इसकी सिंथेसिस देखें कि CFC बनती कैसे हैं, तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड की रिएक्शन हाइड्रोजन फ्लोराइड से करा दी जाए तो आपको HCl एंड CCl3F मिलता है। यह एक टाइप की फ्रीऑन है जिसको फ्रीऑन 11 कहते हैं। हम अगर फ्रीऑन या CFC का नोमेनक्लेचर देखें कि इनका नाम कैसे लिखा जाता है, कितने टाइप के होते हैं, तो इनका नाम लिखा जाता है फ्रीऑन XYZ, जहाँ पे XYZ इन तीनों जगह पे हमको कुछ न कुछ नंबरिंग करने होते हैं। और नंबरिंग कैसे कि X जो है, X की जगह पर केमिकल फॉर्मूले में कार्बन के जितने एटम होते हैं उसमें से वन नंबर कम, Y जो है वह हाइड्रोजन के जितने एटम केमिकल फॉर्मूले में हैं उससे एक ज़्यादा, और Z जो है वह फ्लोरीन एटम्स को शो करता है। तो फ्रीऑन का जो नाम लिखते हैं हम या नोमेनक्लेचर करते हैं वह फ्रीऑन के पीछे कुछ नंबर्स के तौर पे किया जाता है। अगर नंबर 2 कह सकते हैं कि जो नंबर है फ्रीऑन के पीछे वह अगर 2 नंबर में ही हो, 2 अंकों में ही हो, तो उसमें पहला नंबर जो है वह कार्बन एटम को, सेकंड नंबर फ्लोरीन एटम को शो करता है, और बाकी जो उसकी वैलेंसी है उसको हम क्लोरीन से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्स में ऐसा आपके क्वेश्चन आ सकता है, फ्रीऑन 11 का फॉर्मूला बनाओ, तो फ्रीऑन 11 का बनाने के लिए पहला कार्बन एटम को, सेकंड फ्लोरीन एटम को शो करता है। तो यहाँ पे देखें तो कार्बन एक है इसमें और फ्लोरीन एक है, तो कार्बन के पास एक फ्लोरीन कर दिया और बाकी वैलेंसी को क्लोरीन से हमने एडजस्ट कर दिया, तो ये फ्रीऑन 11 का फॉर्मूला बन गया। और इसका फॉर्मूला बनाएं तो CFCl3, क्योंकि Cl इसमें 3 थे। फ्रीऑन 12 का केमिकल स्ट्रक्चर हम बनाएं तो पहला नंबर जो है
वह कार्बन एटम को, सेकेंड फ्लोरीन एटम को शो करता है। तो यहाँ पे कार्बन 1 एंड फ्लोरीन 2, बाकी क्या हो गए Cl एडजस्ट कर दिया हमने। तो हमको बन गया इसका फॉर्मूला, फ्रीऑन 12 का फॉर्मूला होगा CF2Cl2। इसी तरीके से फ्रीऑन 13 जो होता है, पहला नंबर कार्बन एटम, सेकेंड नंबर फ्लोरीन एटम। तो इसमें क्या बनेगा हमारे सामने कि C, इसके पास में हमको 3 फ्लोरीन लगाने हैं, तो F कहीं पे भी आप लगा सकते हो, एंड 1 Cl। तो इसका केमिकल फॉर्मूला बन गया CF3Cl। लेकिन अगर हमारे सामने 3 अंक आ जाए कि 3 नंबर्स अगर फ्रीऑन के पीछे लिखे हो, तो उसका केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाना है। जैसे कि यहाँ पे फ्रीऑन 112 जो है, इसमें पहला नंबर मैंने आपको पहले बताया था कि कार्बन के जितने नंबर है उसमें से एक कम करके यहाँ पे बताया जाता है। तो इसका केमिकल फॉर्मूला हम बनाएंगे तो उसमें एक वापस जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये नंबर जो है वह कार्बन के एक नंबर को कम करके बताया गया है। तो हम इसके केमिकल फॉर्मूले को लिखने के लिए कार्बन को 2 लिखते हैं। 2 कार्बन हमने यहाँ पर बना दिए हैं। और सेकंड जो नंबर होता है वह हाइड्रोजन के एटम जितने मौजूद है उसमें से एक एक्स्ट्रा जोड़ के बताया गया है। तो अगर किसी भी फ्रीऑन में बीच वाला नंबर 1 आए, 1 आए, तो आपको उस स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन लगाना ही नहीं है, क्योंकि सेकंड नंबर हाइड्रोजन एटम से एक ज़्यादा को लिखा गया है। अगर इस फॉर्मूले में हाइड्रोजन एटम 0 है तो यहाँ पे 1 आया है। याद रखना है कि सेकंड नंबर अगर 1 हो तो आपको केमिकल स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन एटम को शो ही नहीं करना है। अगर यहाँ पे 2 हो सेकंड नंबर, तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन शो करना है। यहाँ पे 3 हो तो यहाँ पे आपको 2 हाइड्रोजन एटम शो करने हैं। तो हमारे सामने फ्रीऑन 112 में 1 है बीच वाला नंबर, तो हम यहाँ पे हाइड्रोजन एटम लगाएंगे ही नहीं। और तीसरा नंबर जो होता है वह फ्लोरीन एटम को शो करता है। तो यहाँ पे 2 है फ्लोरीन, तो 2FF हमने कहीं पे ऐड कर दिए। बाकी जगह पर आपको क्लोरीन लगा देनी है। तो ये स्ट्रक्चर बन गया फ्रीऑन 112 का स्ट्रक्चर। इसका अगर हम केमिकल फॉर्म देखें तो C2F2 एंड Cl4 इसका केमिकल स्ट्रक्चर है। इसी तरीके से फ्रीऑन 113 का स्ट्रक्चर बनाए तो पहला तो होता है कार्बन एटम से 1 नंबर कम लिखा जाता है। तो अगर यहाँ पे 1 लिखा है तो 2 कार्बन एटम बनाएंगे। बीच में 1 लिखा है, इसका मतलब हाइड्रोजन एटम बनाएंगे ही नहीं। और यहाँ पे 3 लिखा है तो हम 3F कहीं पे भी जोड़ देंगे और 3 Cl जो वैलेंसी है उसको एडजस्ट कर देंगे। तो हमारे सामने स्ट्रक्चर बनता है C2F3Cl3। यह फ्रीऑन 113 का स्ट्रक्चर है। इसी तरीके से हम देखें तो हम ऐसे फ्रीऑन 114 एंड 115 के स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। तो हमको पहला और लास्ट वाला नंबर ही चेक करना है। पहला जितना है उससे एक ज़्यादा C2 कर दें और F4 कर दें, तो वैलेंसी एडजस्ट करने के लिए Cl2 हो गए, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 6 होती है, 4 होती है। एंड यहाँ पे फ्रीऑन 115 की बात कर दे तो C2F5 एंड Cl ये स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, क्योंकि 2 कार्बन से आप चारों तरफ देखिए तो 6 स्ट्रक्चर ही जुड़े हैं। अगर फ्लोरीन एटम बढ़ेंगे तो क्लोरीन एटम कम होंगे। तो ये स्ट्रक्चर फ्रीऑन 114 एंड फ्रीऑन 115 का हो गया। अगर हम CFC या फ्रीऑन के यूजेस की बात करें तो इसका फर्स्ट यूज़ तो होता है रेफ्रिजरेटर और फ्रिज में और एसी में, कि फ्रिज और एसी जो होते हैं उनमें ठंडा रखने के लिए रेफ्रिजरेंट के तौर पे इसका यूज़ किया जाता है। और इसका एक और यूज़ इनर्ट सॉल्वेंट बनाने में किया जाता है, कि एक ऐसा सॉल्वेंट जो किसी से कोई रिएक्शन नहीं करता हो, वो सॉल्वेंट बनाने में इसका यूज़ हम करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है CNG यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगर इसकी हम नॉर्मली कह सकते हैं कि कैरेक्टर्स देखें तो कैरेक्टर्स क्या होंगे
कि मीथेन और अदर हाइड्रोकार्बन्स मिक्स हो जाएं तो वह सीएनजी बना देते हैं। यह लेस कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सो लेस हार्मफुल इन कंपैरिजन टू अदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड कम होने के कारण दूसरे जितने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे यह कम नुकसानदायक है। नेचुरल गैस कंप्रेस्ड एट हाई टेम्परेचर इज नोन एज सीएनजी, कि हमको जो नेचर से नेचुरल गैस मिलती है उसको हाई टेम्परेचर पे कंप्रेस्ड कर दिया जाए तो उसी को कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। इसके यूजेस की बात करें तो इसका यूजेस पहला तो फ्यूल के तौर पे ही होता है एंड यूज्ड इन प्लेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन व्हीकल, और गाड़ियों में भी पेट्रोल और डीजल की जगह पर सीएनजी का आजकल यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं कि सीएनजी एलपीजी से बेटर क्यों है। फर्स्ट, अगर कंपैरिजन करके देखें तो सीएनजी हल्की होती है जबकि एलपीजी हैवी होती है। सीएनजी लीक स्प्रेड आउट इन एयर, एलपीजी लीक लोअर लेयर कलेक्टेड की। सीएनजी हल्की होने के कारण अगर कहीं पे गैस लीक हो रही है तो आसानी से हवा में फैल जाती है, जबकि एलपीजी भारी होने के कारण अगर घरों में कहीं एलपीजी लीक हो रही है तो वह निचली सरफेस पे ही जमी रहती है, जिससे एक्सीडेंट का बहुत ज़्यादा चांस होता है, जबकि सीएनजी में एक्सीडेंट के चांस कम होते हैं। सीएनजी जो है रिलीज लेस ग्रीन हाउस गैसेस, सीएनजी जो है कम ग्रीन हाउस गैसेस को निकालता है, जिससे हमारे अर्थ का टेम्परेचर भी कम इंक्रीज होता है, जबकि यह एलपीजी जो है वह मोर ग्रीन हाउस गैसेस को निकालता है। तो ये कुछ कंपैरिजन था जिससे हम सीएनजी और एलपीजी की तुलना कर सकते थे और ये बता सकते थे कि सीएनजी एलपीजी से बेटर है। तो इसी के साथ हमारा यह चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अगली क्लास में हम इससे आगे के चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।